खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ। सादिया अफजाल मेरे साथ मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले बजट पेश कर दिया गया है। दो तीन चीज़ें सादिया मैं ज़रा सामने रख देता हूँ ताकि हम गुफ्तगू का जो पहला हिस्सा है उसकी बुनियाद जो है इस पर रख सकें। देखिए, दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो यह है कि हमने अपना जो ढांचा है उसको तब्दील करते हुए जो हमारे अहदाफ थे ग्रोथ के उनको कम किया है। मजमूई तौर पर 6 हमने पिछले साल अचीव की थी, इस मरतबा हमने अपना मुआशी तरक्की का हदफ 5% रखा और उसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनका भी हदफ कम किया है। ज़रूरी तरक्की का 3.9 हमने अचीव किया था लेकिन उसको 4.4 रखा है। सनती तरक्की का जो हदफ है वो हमने 7.2 अचीव किया है लेकिन इसको हम 5.9 रख रहे हैं। और इसी तरह से सर्विसेज सेक्टर जो है वो 6.2 हमने अचीव किया और 5.1 रखा है। इसी तरह से हम अपना जो तखमीना जो हमारा FBR की कलेक्शन का है वो ऐसा लग रहा है कि ज्यादा है क्योंकि पिछली मरतबा जो हमने रखा था उसको हम अचीव नहीं कर पाए थे। एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा दी हैं, $37 बिलियन की है, इंपोर्ट भी 65 पर है। तो इस पर देखते हैं कि ये जो ढांचा तब्दील किया गया है सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल करने के लिए, इसके पीछे क्या हिकमत कार फरमाएं। बिल्कुल सही असद, हर साल हम ये बजट ट्रांसमिशंस जो हैं वो इसी तरीके से करते हैं। हर साल देखते हैं कि नया बजट पेश किया जाता है, वही रिवायती बयानबाजी भी हमें नजर आती है कि पिछली हुकूमतें जो हैं वो सत्यानाश कर गई हैं मुल्क की मईशत का। और अब ये जो हमारा बजट है बड़े मुश्किल फैसले किए हैं लेकिन हमने इसको गरीब दोस्त रखा है। सो आज भी ऑब्वियसली हम देख रहे थे मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से ऐसे ही दावे किए जा भी रहे थे। आप सही कह रहे हैं कि कुछ बहुत अनरियलिस्टिक टारगेट्स भी हमें नजर आते हैं और कुछ ऐसे टारगेट्स हैं जिनको पहले से कम कर दिया गया है। लेकिन आज भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने भी यही कहा कि हमारे दौर में इतना सब कुछ करने के बाद हम ये टारगेट्स अचीव नहीं कर सके थे तो अब कैसे कर लेंगे। लेकिन असल सवाल जिसकी वजह से ऑब्वियसली हम ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं, ये अल्फाज का गोरख धंधा और यादादो शुमार और ये सब तो चलते ही रहेंगे। लेकिन आज थोड़ा ये स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, जो भी हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है, कि एक तो जिस तरीके से बार बार अवाम को ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की मईशत का ये हाल कर गई है, क्या ये दुरुस्त है? क्या वाकई इतना बुरा ये मईशत को छोड़ के गए हैं? दूसरा कि हम आए हैं तो हम मुश्किल फैसले करेंगे और अगले साल तक, यानी जब तक इनकी हुकूमत है, जब तक इंतखाबात नहीं होते, जैसे कि ऑब्वियसली अगले मालियाती साल के हवाले से भी आज बहुत सारी चीज़ें मुफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो अपनी तकरीर में कह रहे थे, ये कैसे मुमकिन होगा, ये कैसे इसको अचीवेबल बना पाएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की और PDM की हुकूमत। आज एक तो अच्छी चीज ये थी कि खामोशी में बजट जो है वो प्रेजेंट हुआ क्योंकि शोर शराबा नहीं हुआ और बहुत सालों के बाद मेरा ख्याल है ऐसा देखा और तीसरी चीज ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या इकदामात हैं हमारे जो मेहमान हैं उनकी नजर में कि जिसकी वजह से ये मईशत जो है वो वापस ट्रैक पर आ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। ओरिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ओरिया मकबूल जान साहब सीनियर तजज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया ओरिया साहब, खुशामदीद। डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स प्रेसिडेंट रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। जी ओरिया साहब, सवाल तो आप सुन पाए हैं, ये जो मुआशी तरक्की का हदफ हमने GDP का रखा है टारगेट, क्या कहेंगे इस पर? ये हमारे यहाँ ये मजेदार किस्म की जो गवर्नमेंट आई है ना, जो एक्सपीरियंस गवर्नमेंट, उनके दिमाग के अंदर एक किताबी तस्वर है कि जब GDP ग्रोथ से इस तरह की चीजें होती हैं, इकॉनमी आगे बढ़ने लगती है बहुत तेजी के साथ, तो अखराजात बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इससे इकॉनमी बैठ जाती है। मतलब बरामदात कम हो जाती हैं, दरामदात ज्यादा हो जाते हैं, लोग गाड़ियां खरीदना शुरू हो जाते हैं, इसलिए उसको असर रोक लो, यानी पैसा कम होगा तो हम खर्चा भी कम होगा। ये एक तस्वर सा पाया जाता है, हालांकि हम उस स्टेज पे भी आए ही नहीं हैं कि हम अपनी बुनियादी लेवल को अचीव कर लें उस ग्रोथ रेट के। एक तो ये है, लेकिन असल मसला यह है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से तकरीबन काफी अर्सा पहले 91 में जब मैं फाइनेंस में होता था तो पहला NFC अवार्ड आया था, तो उस वक्त से लेके अब तक मैं बजट देखता आ रहा हूं। पाकिस्तान में बजट मेकिंग नाम की चीज कोई नहीं है। पाकिस्तान में एक शानदार किस्म की डॉक्यूमेंट शुरू होती है और ये बहुत बदकिस्मती है, आप भी करके चले जाएंगे, लोग भी चले जाएंगे। ये फरवरी में एक्शन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट आती है, उससे बजट बनना शुरू होता है। सेक्शन अफसर की मेज से बजट बनता किताबें बनती आखिर में जब 2-3 दिन रहते हैं या 10 दिन रहते हैं तो 4 चीजें जो है टैक्स इधर उधर से करने होते हैं, वो करके उसको एक पेश कर दिया जाता है। कोई सीरियस एक्सरसाइज नहीं है। फिर बजट प्रपोजल्स और बजट की टारगेट्स ये बिल्कुल और चीज हैं। और आज अगर कल जो सप्लीमेंट्री ग्रांट बजट पेश होगा वो बिल्कुल औखते है। आप एजुकेशन के लिए 10 करोड़ रुपया रखते हैं, आप आखिर में होता यह है कि उसमें आपने खर्चा किया होता है
6 करोड़ का, बाकी 4 करोड़ ऐसा करते हैं दफ्तरों का फर्नीचर खरीद लेते हैं, फलां खरीद लेते हैं। सप्लीमेंट्री बजट का जो साइज है ये बताता है कि आपने कितनी माशी तौर पर तबाही की है पाकिस्तान के साथ, और बहुत बड़ा साइज होता है। गाड़ियां खरीदी जा रही हैं ये, और हर बजट इट्स नॉट बजटिंग, इट्स फजिंग। आप अपनी सलाहियत से ज्यादा बजट टारगेट बना देते हैं। 4,700 अरब के करीब आपका डेफिसिट अगर हो तो आप 15 रुपए तनख्वाह बढ़ा दें, 15%, 50% भी तनख्वाह बढ़ा दें, आप इतने साइज के लोगों की बढ़ाएंगे, लेकिन 4,1700 अरब रुपए जो हैं, ये जो है इसका जब नोट छपेगा, आप मुझे बताएं कि वो नोट छप के जब मार्केट में आएगा तो वो आटे वाला, वो चीनी वाला, वो खाद वाला, वो छोटे छोटे सब्जी वाला, वो जब उसके ऊपर कीमत देगा तो उससे आप 15% जो तनख्वाहें जिनकी बढ़ा रहे हैं उनको वो अदा करते जाएंगे। सारी बात डेफिसिट फाइनेंसिंग से हम क्यों नहीं निकल पा रहे, ये इतना बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें तो पता है कि जो मुल्क निकले हैं, मतलब लैटिन अमेरिका के मुल्क में सारे यहां लोग बैठे होंगे, मैं उससे जब आप आएंगे तो मैं बताऊंगा। ऐसा अजीबोगरीब बजट, और इसमें तकलीफ से बात यह हुई है कि इस मुल्क को ट्रेडर्स की जन्नत बनाया गया गुज़श्ता 40 साल में, इंडस्ट्री तबाह की गई, एग्रीकल्चर तबाह की। आज भी सबसे ज्यादा फैसिलिटी ट्रेडर्स को उनको फिक्स इनकम में टैक्स में डाल के, क्योंकि वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बांडास रोड उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हाल रोड उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लिबर्टी मार्केट उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसलिए आप पाकिस्तान में पैदा कुछ ना करें, चाइना से खरीदें इधर बेच दें, फलान मलेशिया से खरीदें इधर बेचते हैं। ये है पाकिस्तान का अलमिया। इस तरह की सूरत हाल में ये इस तरह के बजट ही आ सकते हैं। ठीक है, रियलिस्टिक टारगेट्स नहीं होते अक्सर हम देखते हैं, और बहुत सारी चीजें जिस तरह आपने कहा कि वो रिवायती तरीके से जो चल रहे हैं, वो एक बजट है, वो तकरीर हो जाती है, लेकिन उसके बाद असद हम देखते हैं कि हर साल जब भी बजट प्रेजेंट किया जाता है, जैसे आज भी मिफ्ता साहब कह रहे थे कि गैस के निर्ख का तयन करेंगे, बाद में बता दिया जाएगा, तो मिनी बजट के लिए आवाम पहले ही तैयार होती है, उनको पता होता है। और ये डॉक्यूमेंट पढ़ के इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे सवाल बाकी रह जाते हैं, बहुत सारी ऐसे ही जिनके वो उन्होंने कहा कि निर्ख का तयन होगा। सो मिनी बजट तो ऑब्वियसली आवाम के जहनों में पहले ही रहते हैं, और हर हुकूमत के दौर में यही होता है, हर साल यही होता है। सादिया सादात साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पहले तो ऑब्वियसली जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इस वक्त परेशान भी हैं, उनकी तरफ से ये कहा भी जा रहा है कि अगर फौरी तौर पे वॉर फुटिंग पे कोई इकदाम नहीं किए जाते तो डिफॉल्ट होने के करीब हैं हम, दिवालिया होने जा रहा है। पहले तो ये सूरत हाल जरा वाजे कर दीजिए कि वाकई पाकिस्तान की जो मईशत है वो इसी तरह से जैसे बयान की जा रही है इतनी बुरी हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो आपने सवाल किया ये बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि आई थिंक यही मतलब उनको नजर में रखते हुए ये जो आज जो इक़दाम किए गए हैं, जो बजट के अंदर भी पेश हुए हैं, हमारे पास 9.2 बिलियन रह गए फॉरेन रिजर्व डॉलर्स में, और जो कि सिर्फ 45 डेज की हम लोग देखा जाए तो इम्पोर्ट्स हम कर सकते हैं, मतलब 45 डेज से ज्यादा हम लोग इम्पोर्ट्स भी नहीं कर सकते हैं। और जबकि हमारे पास जो ऑयल इंडस्ट्री है, या वो उसके लिए हम लोगों को ऑयल तो लेना ही लेना है हम लोगों की, वरना फैक्ट्रीज और ये सब कुछ, हमारी इलेक्ट्रिसिटी सारा ऑयल बेस्ड है। तो हमारे पास जब इतने रिजर्व्स ही नहीं रहेंगे उनको लेने के लिए, तो आपकी कैसे मैशत का आप ये जो पहिया है वो कैसे चला सकते हैं। तो आई थिंक ये तो इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बहुत ज्यादा उसमें कमी आई है। सेकेंडली जो हमारा जो रुपया है उसकी कदर में आपको सबको पता है हम लोगों को कि वो कितनी तेजी से गिर रहा है, और दिन ब दिन उसमें जो है वो हम देख रहे हैं कि वो गिरता ही जा रहा है। तो ये एक इंडिकेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो आपको नजर आते हैं कि आपकी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी मतलब सही सिम्त में नहीं चल रही है, और कुछ इश्यूज हैं जो इकोनॉमी के साथ हैं जो हम लोगों को नजर आ रहे हैं ये बने। और अगर बात करते हैं जैसे इन्फ्लेशन है वो भी हमारी डबल डिजिट्स के अंदर पहुंच। जी बिल्कुल ठीक है जी हाँ, इन्फ्लेशन में बात करता हूं क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है। 11.7 था, उसको हमने कम करके 11.5 कर दिया है, तो 11.7 और 5 में कितना डिफरेंस है। हालांकि ऐसा लगता है कि जो एक्चुअल इस वक्त इफरात ज़रा है वो तो 20% है, और खदशा जाहिर किया जा रहा है ये 25 या 30% के तक जा सकता है, और हम टारगेट रख रहे हैं 11.75 का। तो इस पर हम आगे चल के बात करते हैं, लेकिन पहले आप डॉक्टर शुमाइल साहब, आप कैसे देखते हैं इस बजट को, खासतौर पर जो GDP का हमने टारगेट रखा है, फिर हम जरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बाद में आते हैं और बाकी चीजों पर।
जी देखिए, पहली बात तो ये कि इसके अंदर जो आई थिंक एक पॉजिटिव चीज कोशिश की गई है, क्योंकि ये है तो एक डिफिकल्ट बजट, इसमें कोई शक नहीं। कोशिश की गई है हुकूमत ने, एक तो ये कि कुछ थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दिया है सैलरीड क्लास के लिए, जो कि 6 लाख से 12 लाख बढ़ाया गया है, तो ये डेफिनेटली एक थोड़ा सा एक ब्रीदिंग स्पेस है। दूसरी तरफ आई थिंक रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो फिक्स्ड टैक्स लेके आए हैं छोटे एसएमई के लिए, रिटेलर्स के लिए, आई थिंक मुझे ये पॉजिटिव लगा है। इसके ज़रिए बहुत से लोग जो हैं वो डेफिनेटली इंकरेज होंगे कि उनको जिसे कहते हैं वो फाइनल टैक्सेशन होगा, तो इससे डेफिनेटली कुछ ना कुछ एडिशन होगा। दूसरी तरफ एक डिफ़िकल्ट टारगेट है कि रियल एस्टेट को भी लाने की कोशिश की गई है कि जो 250 मिलियन या 25 मिलियन से ज़्यादा की अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी से ज़ायद, तो उसको टैक्स में लाने की कोशिश की गई है। अब देखते हैं कि वो कैसे उसका वो जिसे कहते हैं डिटेल्स आएंगी। मैं पढ़ रहा था थोड़ा सा फाइनेंस बिल के अंदर, जो मुझे अभी देखने का मौका मिला, उसमें कुछ पावर्स दी गई हैं एफबीआर को कि अगर कोई जो है वो पीओएस के अंदर नहीं आता या इस तरह से अपना टैक्सेशन में नहीं आता, तो उसके कमर्शियल मीटर्स को भी रोका जा सकता है या बंद किया जा सकता है, जो कि एक कह लें कि एक इम्प्लीमेंटेशन का एक आर्म होगा एफबीआर का। लेकिन ये देखना है कि ये किस तरह से आगे जो है डिस्कशन में आता है। बट ओवरऑल बैलेंसिंग ऑफ द बुक्स है और सर्वाइवल की तरफ ही जाने की कोशिश की गई है, कि जिसके अंदर जो है नज़र यही आ रहा है कि बमुश्किल हम अपने एक्सपेंसेस को मीट करेंगे डेफिनेटली डेट हमें उठाने के बाद। डॉक्टर शुमाइल साहब, अब इसके नतीजे में क्या हम 7,004 अरब रुपए का टारगेट हासिल कर सकते हैं? क्योंकि पिछली मरतबा हमने 5,900 का रखा, लेकिन 5,300 तक शायद अभी तक हम पहुंच पाए हैं। तो 7,000 ये रियलिस्टिक टारगेट है या नहीं, और अगर इन टैक्सेस को हम शामिल भी कर लें? ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। 92 न्यूज़ पर स्पेशल ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं बजट के हवाले से, और हम बात कर रहे हैं कि ये जो बजट आज प्रेजेंट किया है इस हुकूमत ने, जैसे कि बार बार वजीर ख़जाना कह रहे थे कि जी बड़े मुश्किल फैसले हमने किए हैं क्योंकि पिछली हुकूमत ने हमारे लिए हालात ही ऐसे कर दिए हैं। ये हमने शुरू में भी कहा कि हर हुकूमत यही कहती है कि पिछली हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से आज मईशत यहाँ है, लेकिन सवाल यही है कि ये जो फैसले इन्होंने किए हैं, जो टारगेट्स अपने लिए सेट किए हैं, वो कितने अचीवेबल होंगे, और साथ ही साथ ये कि इस मईशत का जो ये जो बुरा हाल हुआ हुआ है, जो उसको सब मान रहे हैं, जो पीटीआई कहती है कि इस हुकूमत ने कर दिया, ये हुकूमत कहती है कि जी पीटीआई करके गई है, लेकिन इससे निकलना कैसे है, इस पे भी जरा बात करेंगे। इरफान इकबाल शेख साहब भी मेरे ख्याल से हमारे साथ ही मौजूद हैं, जरा उनसे भी मेरा सवाल यही होगा। पहले तो इरफान शेख साहब ये बताइए कि आज का जो बजट है ओवरऑल जब आप देखते हैं तो आपको कितने कोई अचीवेबल टारगेट्स लगते हैं इस हुकूमत के लिए, और साथ साथ जब ये कहते हैं कि पिछली हुकूमत जो है वो हमें इस दौराहे पर खड़ा करके गई है कि इन फैसलों के अलावा या इन इकदामात के अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं था, तो किस हद तक इसमें सदाकत है? पिछली गवर्नमेंट जो आती है, नई गवर्नमेंट, वो कहती है पिछली गवर्नमेंट ने वो मामला खराब किए थे, वो उससे भी जो कहते उससे पिछली ने किए, तो ये सिलसिला तो एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है जो चलते रहना। अच्छा, दूसरी बात जो है ना कि फैसले क्या करने और किस तरह से इसको आगे चलाना है, तो मेन चीज़ तो वो है। देखिए, आपका पेट्रोल 2 बार बढ़ गया, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई, आपकी सारी चीज़ें तो बढ़ गई हैं, लेकिन आज बजट जो था, सच्ची बात है, हमें उसमें डर था कि पता नहीं उसमें कितने ज़्यादा सख्ते अपना होंगे और क्या क्या उसमें लगाएंगे, लेकिन ओवरऑल बजट जो ना, मुझे अभी उसको मैं 100% तो नहीं कह सकता, पर मेरा ख्याल है कुछ मतवाज़न है। लेकिन इसकी डिटेल्स हमारे पास आएंगी कल, और कल हमें डिटेल्स मिलेंगी, उसमें हमें पता चलेगा कि वो कहते हैं ना डेवल लाइज इन डिटेल्स, वो पता चलेगा उसमें कि उसको किस तरह से उसमें किया गया है। ओवरऑल अभी जो है ना, अभी तक जो ना मुझे वो बस ठीक लग रहा है। इसमें 3-4 चीज़ें जो मैं जिसमें कहना चाहता हूँ कि जो ठीक है। अच्छा, हुई हैं वो ठीक हो गई है। मिसाल के तौर पे हम कहते थे जी इरफान साहब जी, ये बताइएगा ना कि चूंकि हमने एक्सपोर्ट्स का हदफ जो है वो रखा है $37.8 बिलियन, बाजार हमें ये ज्यादा लगता है, कल एक इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, वो कहते हैं हम 4 साल में भी $40 बिलियन पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन हुकूमत ने ये स्टेप लिया, $37 बिलियन रखा है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो उसके लिए जो इनिशिएटिव्स दिए गए हैं या लिए जा रहे हैं, वो आपको क्या हौसला अफजा लगते हैं? यानी आप 37 सिर्फ ख्वाहिश है या इसके पीछे सपोर्ट मौजूद है पॉलिसी की गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए? जी मैं आपको बताता हूँ, देखें सच्ची बात है, अगर आपने एक्सपोर्ट अपनी बढ़ानी है तो आपको 2 काम करने चाहिए थे जो इस बजट में मुझे नज़र नहीं आए।
नंबर 1 ये था कि हमने कहा था कि जी इसके लिए आपको इंडस्ट्रियल पैकेज एक देना पड़ेगा कि ताकि इंडस्ट्री लगे। देखिए इंडस्ट्री लगेगी तो आपकी जॉब क्रिएशन होगी, इंडस्ट्री लगेगी तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इंडस्ट्री लगेगी तो आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी के साथ है। फिर तीसरी बात कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो जब तक नहीं बढ़ती तब तक आपके मामला ठीक नहीं होंगे, आपके फॉरेन रिजर्व बेहतर नहीं होंगे। और नंबर 2 बात यह है कि आपकी एक्सपोर्ट उस तरह से, ये 2 काम है जो मेन इनको करने चाहिए, करने पड़ेंगे। फिर तीसरी बात इसमें मुझे जो हमने बार बार इनसे जिक्र किया था कि आपने आईटी के ऊपर इसको फोकस करना है, लेकिन इन्होंने आईटी को उस तरह से फोकस नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए। आप देखें इंडिया अब ये 250 पे टच कर गया इंडिया। विदाउट इन्वेस्टमेंट आपका ब्रेन ह्यूमन रिसोर्सेज जो ना आपको पैदा करके दे रहा है $250 बिलियन, जो छोटी बात नहीं है। आपकी इकोनॉमी के आपको उसको इतना बड़ा सपोर्ट है। हम यहाँ पे हैं 2.85 पे और वो अनऑफिशियली मिला के वो तकरीबन 4 बिलियन पे है। हमने कहा था जी इसके ऊपर काम करें, ये 10 से 15 बिलियन हम बड़ी आसानी के साथ 1 से 2 साल में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने जामिया एक मंसूबा नहीं दिया। बहरहाल फिर इसके बाद हमने कहा था जो आपकी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में कुछ बातें उन्होंने मानी है हमारी। एग्रीकल्चर में उन्होंने कहा जी कि हमने कहा था सीड्स के ऊपर, कॉटन सीड्स के, कॉटन सीड्स ऑयल और इनके ऊपर जो ना आप जो 17% जो मिनी बजट में लगी थी उसको ख़त्म कर दें, वो उन्होंने इसमें ख़त्म कर दिया है और ख़त्म होना चाहिए था ताकि आपकी जो ना ये एग्रीकल्चर बेहतर हो और हमारे जो लोगों की जो सबसे बड़ा थ्रेट है हमारा फूड सिक्योरिटी का, उसको हम कंट्रोल कर सकें, जो हमारा फ्यूचर का मसला है। और इसके अलावा हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, जो हमारी एनर्जी जो हमारी सिक्योरिटी है, उसके ऊपर भी इन्होंने कोई काम नहीं किया अभी इसमें दिखाया। देखिए एनर्जी सिक्योरिटी का मैं इसलिए कहता हूँ कि हम पेट्रोल के ऊपर चल रहे हैं। पेट्रोल एनर्जी जो पैदा करते हैं वो किसी सूरत भी बारे में नहीं है, वो में तकरीबन 16 सेंट के करीब पड़ रही है, जबकि इस रीजन में आप जब चेक करते हैं तो इंडिया 3.85 पे है, आपका चाइना 4% पे है। तो हम सॉरी ये मैं इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूँ, इंडिया और चाइना 8 और 8.5% के ऊपर है, 8.5 सेंट पे है, हम 16 सेंट पे हैं। और हमें ये फौरी तौर पे इसको देखना पड़ेगा, हम कंपेटेबल नहीं रहते, हमें ये 2 चीज़ें इसको अब देखना पड़ेगा। इसके ऊपर कोई काम मुझे अभी नज़र नहीं आया इसमें, जो हमने ख़ास तौर पे कहा था जी इसके ऊपर काम होना चाहिए। अब बाकी सारा बजट जो है ना ओवरऑल मुझे लग रहा है कोई 7,000 भी अगर हमने कर दिया है तो 7,004 का भी फिगर हम अचीव कर लेंगे, लेकिन अभी उसकी डिटेल्स नहीं है। डिटेल्स मेरे पास आएंगी, वो आज रात को ये कल तक हमें पता चल जाएंगी, तो फिर हम आपको डिटेल में बताएंगे कि ये बजट है क्या, इसके पीछे क्या है और इसके फ्रंट पे क्या है। अभी हम ये कह सकते हैं कि अभी फ़िलहाल मुझे बजट में कोई इतनी वो खराबी नज़र नहीं आ रही और एक तरह से सही लग रहा है मुझे। तो ये चीज़ें अभी जब आएंगी हमारे पास तो उसके बाद ही हम आपको पूरा बता सकेंगे कि इन्होंने किस किस चीज़ में क्या क्या किया है और किस तरह से किया है। देखिए एक चीज़ जो मेरी खबर में आई है वो ये है कि आपका एडिबल ऑयल है, आपका पेपर एंड पेपर बोर्ड है, उसके ऊपर 1-2% होता था टैक्स अपना जो इम्पोर्ट के ऊपर, उन्होंने उसको 1-2% को ख़त्म कर दिया है। अब इसको ले आएंगे जी 5.5% तक हम ले जा सकते हैं। अभी वो क्लियर नहीं हुआ कि 3 पर ले जाएंगे, 2 पर ले जाएंगे, 1 पर ले जाएंगे, 5 पर ले जाएंगे, लेकिन खदशा है कि उसको बढ़ा दिया तो ऑयल और महंगा हो जाएगा, जो घी वगैरह हमारा यहाँ पे और महंगा हो जाएगा। तो ये अभी डिटेल्स पर ही पता चलेगी। वही वाली बात होगी ना असद की, बहुत सारी चीजें हमें बजट के बाद ही पता चलती हैं, आने वाले दिनों में पता चलती हैं, और आवाम के ऊपर भी बजट के बाद जो है वो शायद ज्यादा महंगाई के पहाड़ टूट रहे होते हैं। जी कैसे शेख साहब एक चीज जो इसमें मुझे नजर आई है कि एक चीज में डॉक्टर शुमाइल साहब छोटे ताजरों के लिए कर दें, वो कर दिया इन्होंने जी फिक्स। जी 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 सर सही है। अच्छा डॉक्टर शुमाइल साहब एक चीज मुझे बताएं ना, एक सीधा सा फॉर्मूला ये है कि अगर हमने ग्रोथ अपनी इसलिए कम किया है, ग्रोथ का टारगेट जीडीपी का, ताकि हम चाहते हैं कि हमारी जो हमारा करंट अकाउंट खसारा है वो कम हो जाए, यानी हम अपना इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कम करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम अपनी इंपोर्ट का टारगेट रखते हैं $65.8 बिलियन का। अब पिछली मर्तबा जब हमारा इंपोर्ट इतना बड़ा था तो हमने कहा हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है उसका मसला भी पैदा हुआ, करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ गया, तभी हम अपना इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कम करना चाहते हैं। तो ये दोनों चीजें साथ साथ कैसे होंगी? एक तरफ हम सस्टेनेबल ग्रोथ चाहते हैं, दूसरी तरफ हम अपनी इंपोर्ट का टारगेट बढ़ा रहे हैं। एक चीज जो ना मैं आपको बताता हूँ
ये बेसिकली जब आप इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं कि जब आप मशीनी लगती है। पिछली बार क्या हुआ था कि उन्होंने टर्फ पे लोगों को पैसे दिए, 460 बिलियन दिया, उन लोगों ने सारा लगाया इसके ऊपर कि जी सारी इंडस्ट्री आएगी, आपकी मशीन नहीं आएगी। अब वो सारी मशीनी जब आई है तो ऑब्वियसली आपके ऊपर एक बटन पड़ा, आपकी इंपोर्ट ज़्यादा हुई और आपका गैप जो है ना और बढ़ गया। देखिए ये चीज़ तो बिल्कुल है कि जब आपका इंपोर्ट बढ़ती है तो हमारा जो है ना वो बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब हो जाता है और हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है और उसके बाद वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक तकलीफ दह मसला है जिसको हमने क्लियर करना होता है। लेकिन उसके लिए फिर ये है कि हमने अपनी रिजर्व को बेहतर करना है। तो रिजर्व तो हमारे पास बेहतर करने के तरीके 2-3 ही हैं। या तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो बेहतर होगा, या फिर आप इस तरह करेंगे कि FDI वहाँ पे लेके आएंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या उससे बढ़ेगी, या फिर आपको कुछ सही है सर। ये रिजर्व से बाद में आते हैं क्योंकि इसके ये कर्जों का साथ जुड़ा हुआ मामला है जी। ठीक है डॉक्टर शुमाइल साहब, आप इस पर क्या कहेंगे सर? जी देखें, बात यह है कि टोटल जो 9.5 ट्रिलियन का जो टोटल बजट है, इसमें से अगर आप निकालें, अभी मैं एक देख रहा था, अगर डेट और इंटरेस्ट पेमेंट निकालें 3,950, आप डिफेंस के खर्चे निकालें 1,523, और फिर डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस यानी कि गवर्नमेंट के चलने का पेंशन पेज वगैरह वो में निकालें 1180, वो निकाल दें, और ग्रांट्स और सब्सिडीज, तो ये 8,694 बिलियन रह जाता है पीछे। 808 बिलियन बहुत एज के ऊपर है। जिस तरह अभी बात हो रही थी कि अगर खुदा ना खास्ता आगे तेल की कीमत में इजाफा होता है या हमें कोई जरा सा भी कोई शॉक अगर आता है तो बिल्कुल एज के ऊपर है। तो जाहिर बात है, ये अभी जो बजट है ये बेसिकली इसका टोटल फोकस है कि हम IMF की शरायत जो है पूरी कर लें, हम उनके मुताबिक आगे चले जाएं, हमारी जो इस वक्त शॉर्टफॉल है वो पूरी हो जाए, हमारे स्टेट बैंक के अंदर खजाने में पैसे आ जाएं और हम आगे अपने मामलात को चलाएं। आगे आने वाले वक्त में या महीनों में डेफिनेटली जो सिचुएशन है उसके मुताबिक गवर्नमेंट को इसको डेफिनेटली रिविजिट करना पड़ेगा। बसूरत दीगर अभी तो खैर इस पर डिस्कशन होनी है और बहुत सी चीजें सामने आएंगी, लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर आई थिंक कि जो रियल एस्टेट वाला इशू है, मुझे लगता है कि वो एक खातिर ख्वाह डिस्कशन का बायस बनेगा। अच्छा, और ये सब एक चीज मुझे बताइए कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि हर हुकूमत ये कहती है कि हम जो है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएंगे, और मईशत को लेके भी हम हर दफ़ा इसी तरीके की टॉल क्लेम्स जो हैं हुकूमतों से सुनते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी हदफ कभी पूरा नहीं हो पाता है। उसमें जिस तरीके से आज भी ये कहा जा रहा था बार बार कि जी ऑस्टेरिटी ड्राइव की तरफ हम जाएंगे, हम अपने अखराजात कम करेंगे, हम जो है वो सरकारी गाड़ियों की खरीद और फरोख्त पे पाबंदी लगा देंगे, हम जो है वो 8 बजे दुकानें बंद कर देंगे। ये अलग बात है कि उस पर भी ताजरों को आपके बहुत ज़्यादा एतराज़ात शुरू हो गए हैं। सो इस किस्म की चीज़ें कि अब मिनिस्टर्स जो हैं वो 40% कटौती होगी, उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा। आप क्योंकि ये तमाम चीज़ें बड़े करीब से देखते आए हैं, इस किस्म के इक़दामात से फ़र्क पड़ता है या फिर सिर्फ ये पीनट्स के बराबर है? देखिए, पीनट्स भी बहुत बड़ी चीज़ है। ये कतन किस पे कतन कोई फर्क नहीं पड़ता। होता क्या है कि इसका वाया मीडिया और रास्ते निकाल दिए जाते हैं। सबसे बड़ा जो स्टेप अब तक लिया गया था वो था मोहम्मद खान जुनेजो के जमाने में लिया गया था कि जब उन्होंने, एक तो ये था कि 20 ग्रेड से नीचे जो एयर कंडीशन जो थे वो उन्होंने खत्म कर दिए थे, और साथ साथ उन्होंने ये किया था कि छोटी गाड़ियां जो थी वो उन्होंने सुजुकी गाड़ियां दे दी। अब हुआ क्या हुआ, ये था उस जमाने में, आपको याद होगा, कंप्यूटर नए नए आए थे और कहा जाता था कंप्यूटर जो है उसको एसी जरूरी है, तो उन्होंने एक कंप्यूटर ला के रख दिया और साथ एसी लगा दिया। ये कंप्यूटर रूम है और अफसर साहब वहां जाके बैठना शुरू हो गए। उसके साथ साथ उन्होंने जो गाड़ियां थी उनका फील्ड की एक गाड़ी होनी चाहिए, और सारी अब जर्नलों ने भी फील्ड की गाड़ियां ले ली, बाकी चीजें भी शुरू हो गई। और वैसे भी अगर आप ये करते भी हैं तो मिनिमल इतना सा छोटा सा इफेक्ट होता है। आपका टोटल साइज एक्सपेंडिचर का है कितना जिसके ऊपर आप खर्च करेंगे। आपका मसला यह है कि आप टैक्स बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 70 सालों में तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन 1988 ऑनवर्ड जो बजट
बजट बनते रहे हैं, उससे पहले भी आप लगा रहे, 70s में भी भुट्टो ने थोड़ी सी रिफॉर्मेटिव सूरत लाई थी, फिर भी वापस चला गया था। वो सारे के सारे आम आदमी के टैक्स के ऊपर देखे ना आप एक बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। असदुल्ला खान के पास एक बहुत बड़ी जमीन है, उसमें टमाटर लगाता है और उस टमाटर लगाने के बाद वो एक और केचप वाली फैक्ट्री है, उसको बेच देता है। अब असद के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं है उस तरह का जिस तरह का नजर आता है, ना उस फैक्ट्री के ऊपर टैक्स है, लेकिन मैं और ये मकबूल जान जो केचप खरीदता है ना उसके ऊपर टैक्स देता है। तो वो ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो रेशो है और उसके साथ साथ बाकी सारी चीजें, आप देखिए मैं सोच रहा था कि जिस मुल्क के अंदर 4000 कुछ का जो है वो नोट छापे जाएंगे और वो 1 रुपए का नोट छापने का मतलब होता है कि आपके जेब में 100 रुपए का नोट है ना, तो मैं कहता हूं इस तरह के 100 रुपए के जो है 2 लाख नोट और छाप दो तो वो नोट जो है वो 90 रुपए का हो जाएगा, उसकी वैल्यू 90 रुपए की हो जाएगी, क्योंकि और कागज मार्केट के अंदर आ जाएगा उस तरह का। तो उसके अंदर आप मुझे बताइए कि इस इन्फ्लेशन के अंदर, इस तरह की कफरात ज़र के अंदर आप कितना पैसा भी लोगों को दे दें कुछ नहीं कर सकते। अब इन्होंने आप बड़ी तारीफ की गई है हमारे लोगों के जिन्होंने फिक्स इनकम उसका चार्ज कर दिया, जो ट्रेडर्स हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप पाकिस्तान के अंदर आपने एक स्टेप भी आगे नहीं लिया कि इन लोगों को किसी न किसी टैक्स नेट के अंदर कैसे लाया जाएगा। इतना बड़ा बड़ा बोर्ड ऑफ एफबीआर के पास डाटा मौजूद है, किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, किसने कितनी गाड़ियां खरीदी हैं, किसने हवाई टिकट पर सफर किया है, किसने, जनाब ये सारा कुछ मौजूद है। और ये बार बार प्रपोजल आई है कि भाई जो आदमी जो है साल के अंदर 6 दफा कराची से लाहौर आता है, ये जिस आदमी ने एक गाड़ी जो खरीदी है और वो बेच के दूसरी भी खरीद ली है, जिसके बच्चे जो है फला जगह एजुकेशन हासिल, ये डाटा आप तो नादरा के अंदर मौजूद है, आप क्यों नहीं नोटिस देते हो? ये नहीं करना चाहते। और आपको मैं बताऊं सबसे बड़ी, आप ये सब लोग, हम जितने भी अपने लोग यहां बैठे हुए हैं, जिस दिन आपने वहां जाके आके एक शुरू कर दिया कि फला जेदी पान वाले के पास आप जाएं और आप उसके कहें कि जनाब मुझे बताओ तुम्हारे कितने पान खर्च हुए थे, तो वो कहता है नहीं भाईजान मुझे तो फिक्स इनकम में आप ले लो सारा कुछ। तो फिक्स इनकम करके आप उसको, वो फिर आप कहेंगे जी वापस, हम कहें ये बिल्कुल गलत है। आप 50 लोगों को भी लेके आओ, 50 पान वालों को भी लेके आओ, लेकिन 50 को लेके आओ उनकी बेसिस के बुनियाद के ऊपर। ये तो पाकिस्तान के अंदर मुशर्रफ नहीं कर सका था। आपको याद होगा कि मुल्तान में उसने बुक इकॉनमी करने की शुरू की, छितर मार के उन्होंने यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर को भेज दिया, थप्पड़ पड़े थे एक मेजर को और वापस चला गया था कि नहीं हम कर सकते। तो जब तक आप स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं लेते, अब तक आप काम नहीं करते। 22 करोड़ में से 22 लाख लोग टैक्स देते हैं जी, 22 करोड़ में से 22 लाख टैक्स देते हैं जी, बिल्कुल सही है। हम हर साल यही बहस करते हैं ना कि हम अपनी टैक्स की कैसे करेंगे, बेस को कैसे बढ़ाएंगे। अब ये सवाल अभी भी अनएड्रेस्ड है, इसका पता नहीं चल रहा है कि हम अपने टैक्स नेट में इजाफा कैसे करेंगे। और दूसरा मैं एक और चीज पे बात करना चाहता हूं, एक लेकर सादिया आपके पास आता हूं। ये हमारा जो कर्जों का मामला है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पब्लिक डेट जो है इस मुसव्वदे के मुताबिक जो आज बजट का डॉक्यूमेंट हमारे सामने आया है, मार्च 2022 में 44,000 अरब रुपए का जो डेट है वो पब्लिक डेट है, और जो कि हमारी जीडीपी का 72.5% है। लेकिन हमने कर्जों की अदायगी के लिए जो 3,950 रुपए मुख्तस किए हैं, ये 3,950 भी कहां से आएंगे और कैसे होगा, क्या इसके लिए और कर्जे लेने पड़ेंगे? तो इस पर मेरा ख्याल है हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदी कहते हैं। सादिया सादा साहबा, ये कर्जों का जो मामला है ये बड़ा ट्रिकी है। हमें कर्जे अदा करने के लिए और कर्जे लेने पड़ते हैं और बोझ बढ़ता जा रहा है। 2017-18 में 25,000 अरब रुपए का हमारा पब्लिक डेट था, ये बढ़कर 44,000 अरब हो गया है और हमारी जीडीपी का 72% बनता है ये। अब ये बताइए इसकी क्या स्ट्रैटेजी इस बजट में आपको नजर आती है कि हम इसको कैसे डील करेंगे? आई थिंक ये जो बजट जो आज आया है, ये जैसे भी औरिया साहब भी कह रहे थे कि बहुत ही मतलब इससे, सॉरी जफर इकबाल साहब ये बात कर रहे थे कि बहुत बैलेंस्ड सॉर्ट ऑफ बजट लग रहा है कि एक तरफ उन्होंने टैक्स कलेक्शन की भी बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो बात कर रहे हैं लोगों को मराहत देने की भी बात कर रहे हैं। जो प्राइसेस है उनकी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है तो उसके हिसाब से उन्होंने एम्प्लॉयज को भी बताया कि उनकी भी जो पैसे हैं वो भी बढ़ेंगे और सारा कुछ। तो जहां तक आई थिंक जो टैक्स कलेक्शन की बात है ना, मेजर तो चीज ये होगी कि वो देखना ये कि बाकी में ये जो नादरा का भी, और ये साहब कह रहे थे, ये बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि नादरा को यूज करना चाहिए और टैक्स ब्रैकेट के अंदर लोगों को ज्यादा से ज्यादा लेकर आना चाहिए। इस डेटा को जो है वो सेंट्रलाइज करना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन लोग हैं जो कि टैक्स नेट में हैं और जो नहीं है उनको भी लेकर आना चाहिए। आई थिंक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जहां तक बजट की बात होती है, IMF की पूरी शराइत भी नहीं मानी गई, क्योंकि IMF जो है वो बिल्कुल ऑस्टेरिटी मेजर्स बताता है कि टैक्स कट कर दी जाए, स्पेंडिंग जो है वो रोक दी जाए, और सॉरी टैक्सेस इंक्रीज कर दी जाए, स्पेंडिंग जो है वो कम की जाए। तो यहाँ पे हमें नजर आता है कि, और वो बिल्कुल भी ये जो सोशल जो वैल्यूज में जब आपके आते हैं और आप लोगों को पैसे या इमदाद करते हैं, इस चीजों को वो लोग प्रमोट नहीं करते व्हेन दे टेक ऑस्टेरिटी मेजर्स। तो यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत ज्यादा इन्होंने दिए हैं, एम्प्लॉयज की 15% इंक्रीज की है, फिर जो 2000 का उन्होंने इजाफा भी किया है, जो कि 40,000 जिनकी लोअर इनकम है 40,000 से ज्यादा, तो उनको 2,000 रुपए एक्स्ट्रा भी मिला करेगा। और आई थिंक इसके अंदर 60 लाख और लोग हैं जो ऐड भी किए इन्होंने। तो ये वाली जो मेजर्स है, ये IMF फिर वो पसंद नहीं करता कि आप इस तरफ भी करें कि जब आप इतने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर हो और आप दूसरी तरफ ये भी कर रहे हो। जो इम्पोर्टेंट चीज है अभी जो सिर्फ देखने की, वो ये है कि किस तरीके से ये जो टैक्स कलेक्शन की इन्होंने इसीलिए बहुत ज्यादा वो लगाया है कि जी हम हमारा टारगेट इतना अचीव करना है। अब वाकई में ये है कि अब किस तरीके से ये टारगेट अचीव करेंगे, क्योंकि देखें बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से लोगों को पकड़ना या टैक्स नेट के अंदर लेकर आना। अगर जैसे बिजली के अंदर आप बात करते हैं, तो उसके अंदर जो T&D लॉसेस हैं, जो कि वो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस थे, उसकी भी बात कर रहे थे, उसको भी कट करने की बहुत जरूरत है, ताकि हम वहां पे भी अपना काफी सारा पैसा बचा सकें। सेकेंडली, बिजली चोरी जो एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर भी उनको काफी मेजर्स लेने चाहिए कि किसी तरीके से स्मार्ट मीटर्स लगे हों कि लोगों को जो है वो, जब तक इस तरह का सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं करेंगे, डिजिटलाइज नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक सो कि वो लोगों को इस तरीके से वो पकड़ सकेंगे और लोगों को इस तरह। अब जैसे इन्होंने एक जो चीज में बड़ी हैरान कुन है, जो कि इन्होंने कहा कि 2 प्रॉपर्टीज से ज्यादा होंगे तो आई थिंक उनको टैक्स पड़ेगा। अब पाकिस्तान के अंदर आप किस तरीके से मेक श्योर करेंगे कि फ्रॉड ना हो? हमारे यहाँ हर खानदान के अंदर कोई 4-5 तो बच्चे होते हैं, वो हर एक के बच्चे के नाम एक घर हो जाए, तो फिर आप बात कहाँ करते हैं कि वो हर बच्चा अपना डिक्लेयर कर देगा कि जी ये मेरा है, तो आपकी इन द एंड आपका एक ही घर आपने बताना है। तो वो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको देखनी चाहिए, और आई थिंक जो मेजर अब जो चीजें को फोकस करनी चाहिए कि जो हमारे लूप होल्स हैं उसको किसी तरीके से टारगेट किया जाए, और उसको वो चीजें जो है जहां से हमारी जो स्पिलेज हो रही है वहां पे वो पकड़ा जाए। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये बजट भी आ जाता है, ये सारा टैक्स भी ये दे दिए लोगों को, मराहत भी दे दिए, सब्सिडीज के कट भी कर दिए, सारा कुछ। लेकिन जब बात आती है कि उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वहां पे हमारा माफिया सिस्टम इतना स्ट्रांग है, वो किस तरीके से उसके ऊपर काबू पाया जाएगा, ये एक ज्यादा सोचने की बात है। तो इसके ऊपर कोई सॉलिड प्लान होने चाहिए। खान साहब, आपकी जो डिमांड्स थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, वो किस हद तक एड्रेस हो पाई हैं? मैं बताता हूँ आपको, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पहले से भी बढ़ गई है, पहले से भी ज्यादा हो गई है। तो ये तो इसके ऊपर तो हम उनको बार बार ये कह रहे हैं कि आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो ना आपने उसके ऊपर कोई नहीं किया। हमने कहा था कि इंडस्ट्री को कोई अपना इंसेंटिवाइज करें और एक्सपोर्ट को इंसेंटिवाइज करें ताकि लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, उसके ऊपर आपने काम नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इसका इफेक्ट तो बिल्कुल है। हम ये बार बार ये लोग उनसे कहते भी आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जो मसला है, इसको ये जो एनर्जी क्राइसिस है, ये एनर्जी सिक्योरिटी है, इसके ऊपर काम करें, फूड सिक्योरिटी है, इसके ऊपर काम किए। ये दोनों पे उन्होंने जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से नहीं किया। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि FDI जो है ना, वो जब तक इस मुल्क में नहीं आती और हमारी एक्सपोर्ट नहीं बेहतर होती, हम उस वक्त तक नहीं कुछ कर सकते। हम यहीं रहेंगे, इसी तरह से चलते रहेंगे और हमारे हालात अच्छे नहीं होंगे। और उसको अच्छा करने के लिए आपको इंडस्ट्रियल पैकेज एक लाना पड़ेगा कि इंडस्ट्री लगे यहाँ पे। हमने उसके ऊपर काम ही नहीं किया, अभी भी इस बजट में उसको नहीं दिया। ये जो अभी आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें बेहतर अपना कर दी इन्होंने, बजट को मुश्किल करके पेश नहीं किया और एक आसान तरीके से कर दिया। लेकिन अभी जब इसकी डिटेल में हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कहाँ पे इसका रहता है और कहाँ पे इन्होंने हमें मुश्किलात पेश आनी है हमें जाके। ये तो हमें कल इंशाल्लाह जब उसके पूरे डिटेल्स पढ़ेंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा। सही है, बिल्कुल वो आप सही कह रहे हैं कि कहाँ पे वो चीजें बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आज बताई गई हैं, या आने वाले दिनों में कुछ चेंजेस नजर आती हैं। और मुझे खुशगवार हैरत हुई शेख साहब की बात सुन के कि कह रहे हैं कि ईज ऑफ बिजनेस जो है वो बढ़ी है, ज्यादा हुई है।